अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात बर्फबारी की। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में जमकर बर्फबारी हो रही है। नए साल के मौके पर इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी इन राज्यों में पहुंच रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ज्यादा तादाद में पर्यटकों के पहुंचने से परेशानी भी खड़ी हो गई है। अटल टनल में फंसे करीब 400 पर्यटकों को घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सही सलामत निकाला गया। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद मनाली जिला प्रशासन ने पर्यटकों को और स्थानीय लोगों से बर्फबारी के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रुख न करने की अपील की थी। मौसम विभाग ने मनाली, रोहतांग दर्रे और अटल टनल के आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की है। इस ट्रैफिक जाम के आगे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु का जाम भी फेल है, क्योंकि महज आधा किलोमीटर की दूरी तय करने में लोगों को 4 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। ट्रैफिक जाम की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की हैं, जहां नए साल के मौके पर जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक देवभूमि हिमाचल पहुंचे हुए हैं। लेकिन जिस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए ये लोग देश के अलग अलग इलाकों से यहाँ आए, उसी बर्फबारी ने इनकी मुसीबतें भी बढ़ा दी हैं, क्योंकि बर्फबारी के चलते सड़क पर फिसलन से गाड़ियों का चलना दूभर हो गया और देखते ही देखते अटल टनल में 400 से ज्यादा गाड़ियां फंस गईं। हालात बिगड़ते देख फौरन पुलिस और बीआरओ की टीम ने मोर्चा संभाला और जाम में फंसी गाड़ियों को एक एक कर निकालने का काम शुरू किया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कोई हादसा पेश न आए, इसके लिए पुलिस वाले कार सवार लोगों को समझाते हुए भी नजर आए। जबकि बीआरओ की टीम ने लोगों को हादसों से बचाने के लिए सड़क पर मिट्टी बिछाई, जिसके बाद वहां से गाड़ियों को सुरक्षित मनाली भेजा गया। इस ट्रैफिक जाम से जूझने वाले सैलानियों ने जो बताया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर वक्त पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया जाता तो हालात और बिगड़ जाते। हाँ, आधा किलोमीटर चलने के लिए हमको 4 घंटे लग गए। बस जैसे एक पल के लिए एक हम ऐसे चल रहे थे कि पता नहीं अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। एक फीलिंग थी, डर भी था और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी थी कि अब पता नहीं ये कब खुलेगा, नहीं खुलेगा। तो वो सब एक बहुत सारी भावनाओं के साथ हमने वो 4 घंटे निकाले हैं। रिटर्न आते वक्त ना स्नोफॉल ज्यादा बढ़ गई, अटल टनल में ही फंस गए हम। हाँ, अटल टनल में फंस गए, करीबन 4 घंटे हम वहाँ पे फंसे रहे। बोल रहे थे ड्राइवर अंकल कि 8-8 फीट बर्फ थी और 2 दिन 2 रातें हमको जाम मिली थी, तो हमको भी वैसे लगा कि कल तक निकलते हैं या नहीं निकलते। लेकिन अच्छा हुआ कि पुलिस की वगैरह, जो हिमाचल पुलिस की जो थी, उन्होंने रोड पे यूरिया वगैरह डाल के जो गाड़ियाँ स्लिप हो रही थी उनको बचाया। मनाली और लाहौल स्पीति में ज्यादा बर्फबारी देखने को मिल रही है। पेड़ पौधे, मकान, दुकान और रास्ते सब कुछ बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। इस बर्फबारी को देखते हुए मौसम विभाग की चेतावनी के बाद मनाली जिला प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से बर्फबारी के दौरान ऊंचाई वाले इलाकों का रुख न करने की अपील की है। साथ ही मौसम विभाग ने मनाली, रोहतांग दर्रा और अटल टनल के आसपास के इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की है। जो WD है, इसके चलते जो हमारे हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं, चंबा है, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और आपका शिमला, इसके जो हाई रिचेज में लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल होने की संभावना है। और साथ ही साथ जो हमारे मिड हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं, कांगड़ा है, मंडी है, जो प्लेन के डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। तापमान की बात करें तो अभी जो न्यूनतम तापमान ऑलरेडी पिछले 24 घंटों में राइज किए हैं, इनमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, परंतु जो ये जो एक्टिविटी है ये 30 तारीख तक जारी रहेगी। उसके उपरांत जैसे 31 तारीख से ये जो टेम्परेचर हैं, इनमें 2 से 4 डिग्री गिरावट आने की संभावना है। आपकी जो न्यूनतम तापमान है, पिछले 2 सालों से कोरोना के साए में हो रहे नए साल के जश्न में लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, लेकिन इस बार नए साल का जश्न मनाने और बर्फबारी देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते बीते कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में मनाली में जाम जैसे हालात से पर्यटकों को जूझना पड़ा, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने सैलानियों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद की जा सके। मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
जिस तरह से बीते कुछ दिनों से हिमाचल में पर्यटकों का भारी जमावड़ा देखने को मिल रहा है, उसे देखते हुए राज्य के पर्यटन स्थलों पर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। कांगड़ा जिले के एसपी ने पर्यटकों को जाम से बचाने के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। क्या है ट्रैफिक प्लान, आइए देखते हैं। खासकर मैक्लोडगंज, जैसे कि आपको पता है, काफी एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ पर क्योंकि तंग गलियां हैं, सड़कें तंग हैं, पार्किंग की व्यवस्था भी वहाँ पे कम है, इसलिए वहाँ पे जाम न लगे और लोगों को सुविधा रहे, उस दृष्टिकोण से एक ट्रैफिक प्लान जो है वो अप्रूव किया है, जिसमें कि जो टूरिस्ट धर्मशाला से मैक्लोडगंज जाएंगे वो कैंटोनमेंट होते हुए, जो मेन हाईवे है वहाँ से होते हुए और परसेटगंज से नड्डी की ओर मुड़ेंगे थाना होते हुए और नड्डी चौक के पास से दे विल गो ठंडी सड़क होते हुए, जो टेंगल बोर्ड है वहाँ से होते हुए दे विल गो टुवार्ड्स मैक्लोड चौक। और जो गाड़ियाँ नड्डी जाने वाली है वो सीधा नड्डी निकल जाएगी। नड्डी से आने वाली गाड़ियाँ भी वैसे ही वापस थाना होते हुए नीचे मेन रोड पे, धर्मशाला रोड पे आ जाएंगी। और जो लोग धर्मकोट जाना चाहते हैं और वो धर्मकोट जब जाएंगे मैक्लोड चौक से, तो वापसी में वो लोग अगर धर्मशाला आना चाहते हैं या नड्डी जाना चाहते हैं तो वो धर्मकोट से जो है वो शॉर्टकट जो है वो ठंडी सड़क की ओर नीचे निकलेंगे और वहां से चर्च की ओर निकलेंगे और चर्च से वापस या तो धर्मशाला आ जाएंगे या नड्डी को वापस थाना होते हुए जा सकते हैं। और जो भापसुनाग जाने वाले लोग हैं उनके लिए रास्ता मैक्लोड चौक से आने और जाने का है। धर्मकोट से वापस मैक्लोड चौक आना हमने अलाउ नहीं किया है। इट्स ए वन वे ट्रैफिक फ्रॉम मैक्लोड चौक टू धर्मकोट एंड धर्मकोट से जो है वो ट्रैफिक जो है वो ठंडी सड़क को आएगी और ठंडी सड़क से चर्च गेट की ओर को आएगी, चर्च की ओर आएगी। ये हमने ट्रैफिक प्लान जो है बनाया हुआ है। हिमाचल में बर्फबारी पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। इन दोनों राज्यों के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बर्फबारी से मकानों और सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। एक तरफ इस बर्फबारी को देखकर जहां पर्यटक खुशी से झूम रहे हैं, तो वहीं जरूरी सामान से लदे ट्रक हाईवे पर फंसे हुए हैं। उधर उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली है, चाहे केदारनाथ धाम हो या फिर बद्रीनाथ धाम। बर्फबारी के चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ने लगी हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में इसी तरह बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। कश्मीर में गुरुवार दोपहर के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। पूरे कश्मीर में हल्की बर्फबारी शुरू हुई है और जो आने वाले समय के साथ और तीव्रता और रफ्तार पकड़ेगी। दरअसल मेट डिपार्टमेंट ने इस बर्फबारी को लेकर भविष्यवाणी की थी और करीब 12 घंटे तक पूरे कश्मीर में ये बर्फबारी जो है जारी रहेगी, लेकिन श्रीनगर में इस मौसम की ये पहली बर्फबारी है। और कहीं ना कहीं कश्मीर आने वाले पर्यटकों और नए साल के जश्न में शरीक होने वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर है। कई सारे लोग पिछले कई दिनों से कश्मीर के अलग अलग पर्यटन स्थलों पर नए साल के जश्न के लिए पहुंच रहे हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है। न सिर्फ कश्मीर के पर्यटन स्थलों और पहाड़ी इलाकों में ये बर्फबारी हो रही है, बल्कि साथ ही साथ श्रीनगर में फिलहाल तापमान जो में स्थिरता है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में इस बर्फबारी के बाद काफी तापमान में जो है गिरावट आएगी और श्रीनगर का तापमान -6 से -7 डिग्री तक पहुंच सकता है। जाहिर है कि उससे लोगों की दिक्कतें भी बढ़ेगी। बर्फबारी के बाद अब बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की। एक दिन पहले भारतीय वायुसेना ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एयरफोर्स ने बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये 400 किलोमीटर तक के टारगेट को निशाना बना सकती है। वायुसेना की ओर से बताया गया है कि ब्रह्मोस मिसाइल के इस नए वर्जन को फाइटर जेट सुखोई 30 MKI से टेस्ट किया गया है, जिसने टेस्ट के दौरान टारगेट की गई शिप को बीचों बीच हिट किया। यह मिसाइल एयर लॉन्च वर्जन का एंटी शिप वर्जन है। ये ब्रह्मोस के साथ साथ सुखोई की भी क्षमताओं का टेस्ट था, जो पूरी तरह से सफल रहा है। ब्रह्मोस का नया वर्जन दुश्मन के लिए काल है। चीन और पाकिस्तान इसके आगे निढाल हैं। ये है ब्रह्मोस मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन का एंटी शिप वर्जन।
जिसका बंगाल की खाड़ी में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट सुखोई 30 MKI से सफल टेस्ट किया गया। इस टेस्ट में मिसाइल ने टारगेट की गई शिप को बीचों बीच सफलतापूर्वक हिट किया। साथ ही भारतीय वायुसेना ने सुखोई फाइटर जेट से जमीन या समुद्र में लंबी दूरी के टारगेट्स पर निशाना लगाने की मारक क्षमता भी हासिल कर ली है। सुखोई लड़ाकू विमान पर तैनात ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के एक्सटेंडेड एयर वर्जन के जरिए समुद्री मोर्चे पर दुश्मन के किसी भी जंगी जहाज को 400 किलोमीटर तक नेस्तनाबूद किया जा सकता है। इसके साथ ही ये आसमान में हमले के दौरान अपना रास्ता भी टारगेट को देखकर बदल सकती है। साथ ही दुश्मन के रडार को भी आसानी से चकमा दे सकती है। खास बात यह है कि ब्रह्मोस के इस वर्जन से सुखोई की मारक क्षमता भी बढ़ गई है। यानी इस फाइटर जेट के जरिए समुद्र में 400 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के जंगी जहाज को पलक झपकते ही नष्ट किया जा सकता है। दरअसल भारतीय सेना अपनी टेक्टिकल मिसाइलों की रेंज बढ़ा रही है, जिसके तहत वायुसेना के 40 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट पर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें पहले से तैनात हैं। और अब ब्रह्मोस के इस नए वर्जन के सफल परीक्षण से सेना की ताकत में और इजाफा हो गया है। आने वाले दिनों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के अलग अलग वर्जन को न सिर्फ सुखोई बल्कि राफेल और LCA तेजस पर भी तैनात किया जाएगा। इस तरह से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल नौसेना और वायुसेना के साथ ही अगर जमीन पर बात करें तो भारतीय सेना के लिए भी हर मोर्चे पर तैनात है। ब्रह्मोस की शुरुआती रेंज 290 किलोमीटर दूर के टारगेट को मारने की थी, जो पहले बढ़कर 350 किलोमीटर हुई और अब 400 किलोमीटर दूर तक निशाना लगाने में ये सफल रही। इस परीक्षण को सफल बनाने के लिए भारतीय वायुसेना के साथ DRDO, भारतीय नौसेना, BAPL और HAL ने मिलकर काम किया। ये दर्शाता है कि ब्रह्मोस जो है अभी सुपरसोनिक मिसाइल वो हमारे Su-30 से बड़े आसानी से उसको हम छोड़ सकते हैं और इसके साथ हिंदुस्तान की कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि 400 किलोमीटर की रेंज से अगर ब्रह्मोस फायर हो तो इसका मतलब ये है कि दुश्मन को पता भी नहीं लगेगा कि ये कहां से फायर आया है और जब तक वो रियलाइज करेगा उसका टारगेट जो है अचीव हो जाएगा। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की हरकतों को देखते हुए बीते कुछ सालों में तेजी से भारतीय सेना के तीनों अंगों को कई नए हाईटेक हथियार से लैस किया गया है, जबकि कुछ की ताकत बढ़ाई गई है। ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड एयर वर्जन का सफल टेस्ट भी इस दिशा में किया एक सफल प्रयास है, ताकि अगर नौबत जंग की आए तो दुश्मन पर पूरी ताकत से हमला बोला जा सके। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय सेना के पास ब्रह्मोस मिसाइल कई साल से मौजूद है, जिसकी ताकत टेस्ट दर टेस्ट बढ़ी है। पहले ब्रह्मोस मिसाइल की शुरुआती रेंज 290 किलोमीटर दूर के टारगेट को मारने की थी, जो बाद में बढ़कर 350 किलोमीटर हुई। फिर कल हुए टेस्ट के बाद उसकी रेंज 400 किलोमीटर तक पहुंच गई है। फिलहाल भारत के पास ब्रह्मोस के 3 वेरिएंट मौजूद हैं, यानी 3 तरीके से इस घातक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि चौथे पर काम चल रहा है। पहले से मौजूद ब्रह्मोस मिसाइल के वर्जन में वॉरशिप यानी युद्धपोत से दागा जाने वाला एंटी शिप वेरिएंट, लैंड अटैक वेरिएंट भी है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के दोनों ही वेरिएंट भारतीय नौसेना में पहले से ऑपरेशनल है, जबकि पनडुब्बी से दागी जाने वाली एंटी शिप वेरिएंट का सफल परीक्षण हो चुका है। एयर टू एयर वर्जन पर काम चल रहा है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की संख्या को बढ़ाने के लिए अब तक 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। इसमें रक्षा मंत्रालय और ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए 1700 करोड़ रुपए का समझौता भी शामिल है। यह कॉन्ट्रैक्ट डुअल रोल वाली मिसाइलों के लिए हुआ है। ये मिसाइलें जमीन और युद्धपोतों से दोनों से छोड़ी जा सकती हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल की एक्सटेंडेड रेंज का सफल परीक्षण किया, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित चौधरी। वैसे तो भारत के रक्षा तंत्र में या फिर सेनाओं के पास कई घातक हथियार हैं, लेकिन एक हथियार जिसकी बातें दुनिया भर में हो रही हैं या जिसकी चर्चाएं दुनिया भर में हो रही हैं, वो है ब्रह्मोस मिसाइल। दरअसल भारत के पास कई ऐसे हथियार हैं जिनको लेकर दुनिया की नजरें बनी रहती है, लेकिन ब्रह्मोस को लेकर चर्चाएं सबसे ज्यादा होती हैं। हाल ही में भारत ने अपनी 400 किलोमीटर की एक्सटेंडेड रेंज यानी ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया। दरअसल ये भारतीय सेना यानी वायुसेना के विमान से यानी सुखोई 30 MKI से लॉन्च की गई 400 किलोमीटर की रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल थी, जिसने अपने टारगेट को बहुत सक्सेसफुली अचीव भी कर लिया, यानी उसको तहस नहस कर दिया।
वैसे ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस के भारत के पास कई वर्जन है, जिसमें सरफेस टू सरफेस यानी जमीन से जमीन पर मार करने वाली, इसके अलावा नेवल वर्जन यानी शिप से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल, और इसके अलावा एयर टू या आप उसके नेवल वर्जन या फिर आप कह सकते हैं कि शिप से या फिर आप कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलें भी शामिल है। लेकिन चौथा वर्जन जिस पर लगातार भारतीय सेना या फिर भारत लगातार काम कर रहा है वो है एयर टू एयर वर्जन, यानी हवा से हवा में मार करने वाली एक ऐसे चौथे वर्जन पर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। दरअसल इसको जब लॉन्च किया गया था इस मिसाइल को, तब इसकी रेंज करीबन 290 किलोमीटर की थी, लेकिन हाल ही में इसी साल इसके एक्सटेंडेड वर्जन यानी करीबन 350 किलोमीटर की रेंज के साथ इसका सफल परीक्षण किया गया, और अब कल ही कहा जा रहा है कि इसके एक और एक्सटेंडेड वर्जन यानी करीबन 400 किलोमीटर के वर्जन का भी सफल परीक्षण कर लिया गया है। इसके अलावा भारत चाहता है कि इस मिसाइल की रेंज का करीबन 800 और फिर 1500 किलोमीटर का सफल परीक्षण भी किया जाए, जिसको लेकर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल 3 माक की स्पीड से अपने टारगेट को अचीव कर सकती है, यानी किसी भी दुश्मन के शिप या फिर आप कह सकते हैं कि उसके सरफेस यानी उसके जमीन पर बने टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकती है। यही इसकी एक्यूरेसी है जो इसको बहुत खास बनाती है। ये एक ऐसे प्रिंसिपल पर काम करती है यानी फायर एंड फॉरगेट, यानी टारगेट पर फायर करने के बाद भूल जाइए और ये अपने टारगेट को बहुत जल्दी अचीव कर लेगी, यानी उसको बर्बाद कर देगी। और यही उपलब्धि है जो भारत के रक्षा क्षेत्र को या फिर कह सकते हैं कि भारत के ब्रह्मोस को दुनिया भर में जिसकी चर्चाएं की जा रही है। देश के हर सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इससे हमारा रक्षा क्षेत्र भी अछूता नहीं है, जिसकी आत्मनिर्भरता को लेकर सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। अब लाखों करोड़ों के रक्षा उपकरण विदेश से नहीं मंगाए जा रहे, बल्कि घरेलू स्तर पर ही उनके निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से रक्षा सामान खरीदने के लिए तय 85,000 करोड़ रुपए की पूंजी का 68% हिस्सा भारतीय कंपनियों से ही खरीद पर खर्च किया जा रहा है। छोटे से लेकर बड़े रक्षा उत्पादों को लेकर भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को लगातार कम करने में जुटा है। साफ शब्दों में कहें तो सरकार की यह सोच है कि हमारा देश अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दूसरे देशों पर आश्रित ना रहे। लगातार चल रहे परीक्षण के जरिए ब्रह्मोस मिसाइलों की ताकत बढ़ाना पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों की मौजूदगी में किसी वरदान से कम नहीं होगा, जो एलओसी या एलएसी पर भारत के खिलाफ आतंकी या सैन्य साजिश रचने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उनकी हर साजिश का जवाब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है। भारत का यह अचूक योद्धा पाकिस्तान और चीन के लिए खतरे की घंटी की तरह है, जो अब उनके हुक्मरानों के कान में लगातार बज रही है। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। बात करेंगे पीएम मोदी के कर्तव्य पथ की। आज 100 साल की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद वो अंतिम संस्कार के लिए रवाना हुए और नम आंखों से मां को मुखाग्नि दी और फिर अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ गए। पीएम ने मां के दिए संस्कारों का पूरा निष्ठा के साथ निर्वहन किया। प्रधानमंत्री ने आज का कोई भी सरकारी कार्यक्रम रद्द नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी को कोलकाता में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखानी थी। इसके साथ ही उन्हें राष्ट्रीय गंगा परिषद की मीटिंग में शामिल होना था। इन दोनों कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। मां को खोने के दर्द की भरपाई कभी नहीं हो सकती। सुबह मां के निधन की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंचे। एक पुत्र का दायित्व निभाते हुए उन्होंने मां के पार्थिव शरीर को कंधा दिया, मुखाग्नि दी और पंच तत्व में विलीन होती मां को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में एक पुत्र का दायित्व निभाने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री होने का दायित्व निभाने में भी वो पीछे नहीं रहे। मां के निधन के बावजूद प्रधानमंत्री का कोई भी सरकारी कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया। अंतिम संस्कार के बाद प्रधानमंत्री सीधा राजभवन पहुंचे। आज प्रधानमंत्री को कोलकाता में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखानी थी। अहमदाबाद के राजभवन में इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने का इंतजाम कर लिया गया था। इस समय देश आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है।
इसी अमृत महोत्सव में देश ने 475 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का संकल्प लिया था। आज इसी में से एक हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन यहां कोलकाता से शुरू हुई है। आजादी के अमृत काल में हमें फॉरवर्ड लुकिंग सोच और अप्रोच के साथ देश को आगे ले जाना है। प्रधानमंत्री की मां के निधन की खबर मिलते ही श्रद्धांजलि और सांत्वना का सैलाब सा उमड़ पड़ा। लेकिन बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा न होने की सलाह दी गई। प्रधानमंत्री के परिवार ने इस मुश्किल घड़ी में लोगों की संवेदना के लिए सभी का आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पूरी दुनिया के सामने कर्तव्य पथ की मिसाल पेश की है। पीएम ने आज अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए कर्तव्य पथ की ओर अपने कदम बढ़ाए। पीएम मोदी ने बंगाल को 7,800 करोड़ रुपए से ज्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत वहां की। इनमें कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन के जोका तारातला फेज का उद्घाटन और राज्य के 4 रेल प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। पीएम ने अहमदाबाद से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल में आयोजित कार्यक्रम से वो जुड़े और हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। इस दौरान कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल रहीं। ममता ने पीएम की मां के निधन पर दुख जताया और पीएम से कुछ समय आराम करने का अनुरोध किया। Sir, I convey my gratitude to you because you are supposed to come to West Bengal today. But because of the sad demise of your mother, you could not reach, but heartily you have reached to us through your virtual program. Even I will request to make the program cut to short, and please take rest because just you are coming from the cremation. आज पश्चिम बंगाल के विकास को रफ्तार मिली है। मुसाफिरों के लिए गुड न्यूज ये है कि हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का आज से आगाज हो गया है। ये देश की 7वीं और पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। ये ट्रेन हावड़ा, न्यू फरक्का, मालदा और जलपाईगुड़ी को जोड़ेगी। इस रूट पर सुपर स्पीड ट्रेन चलने के बड़े मायने हैं। हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच पैसेंजर की काफी आवाजाही है, इसलिए इस रूट पर पहले से कई सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनें चलती हैं। अभी तक इस रूट पर पहले से ही एक शताब्दी एक्सप्रेस भी चल रही है। दरअसल न्यू जलपाईगुड़ी ही वो स्टेशन है जहां से टूरिस्ट दार्जिलिंग जा सकते हैं और ये स्टेशन सिक्किम और भूटान जाने वाले पर्यटकों के लिए भी हब का काम करता है। वंदे भारत ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड से दौड़ सकती है, इसलिए इसे भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन कहा जाता है। इस ट्रेन में प्रीमियम ट्रेनों जैसी ट्रेवल क्लासेस हैं। यात्रियों को पूरी तरह से नया यात्रा अनुभव देने के लिए सभी सुविधाएं जोड़ी गई हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं इस ट्रेन के बारे में और विस्तार से। नीले सफेद रंग की ये 7वीं वंदे भारत ट्रेन उत्तर भारत में हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के बीच 564 किलोमीटर की दूरी है। इस दूरी को वंदे भारत एक्सप्रेस 7.5 घंटे में तय करती है। यानी वंदे भारत से इस मार्ग पर और ट्रेनों की तुलना में यात्रा के समय में 3 घंटे की बचत होगी। इसके 3 स्टेशन बारसोई, मालदा और बोलपुर हैं। अत्याधुनिक ट्रेन में 16 डिब्बे हैं। तो ये तमाम खूबियां इस ट्रेन में मौजूद हैं। देश में इस समय आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, लिहाजा इस दौरान रेलवे ने कुल 75 वंदे भारत ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। ये महोत्सव 15 अगस्त 2023 को खत्म होगा। तो ये उम्मीद की जा रही है कि तब तक देश भर में 75 वंदे भारत ट्रेनें चल जाएंगी। और एक उम्मीद यह भी है कि जबलपुर से इंदौर के बीच जल्द ही वंदे भारत ट्रेन चलाई जा सकती है। हालांकि इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इंदौर, जयपुर, इंदौर जबलपुर रूट पर वंदे भारत ट्रेन दौड़ाने की योजना है। यानी नए साल में इस रूट के मुसाफिरों को रफ्तार और सुविधा का तोहफा मिल सकता है। स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की खासियत यह है कि हल्की और हाई क्लास टेक्नोलॉजी से लैस है, जो कम समय में तेज रफ्तार के साथ पहुंचने में सक्षम है। जैसे जैसे नई वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की जा रही हैं, उनमें बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पिछली 2 ट्रेनों के मुकाबले हल्की है और केवल 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती है। फिलहाल अभी चल रही सभी वंदे भारत ट्रेनें पूरी तरह से वातानुकूलित हैं और उनमें स्वचालित दरवाजे हैं।
हावड़ा स्टेशन से न्यू जलपाईगुड़ी रूट से पहले वंदे भारत एक्सप्रेस 6 रूटों पर चल रही है। तो आपको बताते हैं इस ट्रेन के बारे में और देश की पहली वंदे भारत ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी रूट पर चलाया गया था। ये रूट करीब 759 किलोमीटर का है, जो अभी तक सबसे बड़ा रूट है, जो नई दिल्ली से कानपुर, प्रयागराज होते हुए वाराणसी तक जाता है। दूसरी वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से श्री वैष्णो देवी मंदिर यानी कटरा तक है। पहली 2 वंदे भारत ट्रेन फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। इसका रूट 655 किलोमीटर का है, जिस पर वंदे भारत ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। इसके अलावा तीसरी वंदे भारत ट्रेन गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के बीच दौड़ती है, जो स्वदेशी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस का नया अपग्रेडेड वर्जन है। इस ट्रेन के चलने से गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के बीच 500 किलोमीटर का सफर 5 घंटे 10 मिनट में पूरा हो जाता है। नई ट्रेन की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि पुरानी वंदे भारत ट्रेन की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। चौथी वंदे भारत ट्रेन हिमाचल प्रदेश के नई दिल्ली स्टेशन से हिमाचल के अंब अदौरा स्टेशन रेलवे स्टेशन के बीच चल रही है। इसकी शुरुआत 13 अक्टूबर से हुई थी। ये ट्रेन भी सेकंड जनरेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसकी अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। देश की 5वीं और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई से मैसूरू के बीच चल रही है। अपने सफर में यह ट्रेन करीब 483 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह ट्रेन चेन्नई से बेंगलुरु होते हुए मैसूर जाती है। छठी वंदे भारत महाराष्ट्र में नागपुर और बिलासपुर के बीच चल रही है। यह ट्रेन करीब 413 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये तमाम ट्रेन के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। इन ट्रेन के अलावा ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही देश को छठी और यूपी को दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिल सकती है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा कर बताया कि नई वंदे भारत ट्रेन जल्द ही सहारनपुर से दिल्ली ट्रैक पर दौड़ती नजर आएगी। इसके लिए सहारनपुर से दिल्ली रूट ट्रैक को डेवलप किया जा रहा है, ताकि ये ट्रेन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सके और यात्रियों को जल्द ही अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सके। और अब बात साल की सबसे कामयाब फिल्म की। अवतार 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। 16 दिसंबर को रिलीज हुई यह फिल्म अब तक 8,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। अवतार 2 सबसे कम वक्त में बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन की कमाई करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी है। मनोरंजन की दुनिया में ये फिल्म किसी जादू से कम नहीं। दर्शकों के दिलों पर ये ऐसी छाई कि बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात हो रही है। अवतार 2 की कमाई की सुनामी ने सिनेमा जगत को इस कदर चकाचौंध कर दिया है कि जानकार कह रहे हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का नया अवतार है। मनोरंजन के इस मेगा शो ने महज 14 दिनों में $1 बिलियन यानी 8,300 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है और इस शानदार कामयाबी के साथ अवतार द वे ऑफ वाटर साल 2022 में सबसे तेज कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। जेम्स कैमरून के शाहकार का दर्शक खूब लुत्फ उठा रहे हैं। अवतार 2 के अलावा 2 और फिल्में कमाई के इस कीर्तिमान को हासिल कर पाई हैं। हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन मैवरिक और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन ने भी $1 बिलियन से ज्यादा की कमाई की है। साल 2009 में भी अवतार के पहले संस्करण ने बॉक्स ऑफिस पर महफिल लूटी थी। तब इस फिल्म ने $2.97 बिलियन यानी करीब 25,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। पर उसका एहसास है मुझे। उसकी धड़कन सुन सकती हूँ। जेम्स कैमरून की इस रचना का दर्शकों पर जादू कुछ ऐसा चला कि 13 साल बाद भी अवतार 2 को दर्शकों से उतना ही प्यार और सम्मान मिला। हालांकि ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि कोविड की वजह से अवतार 2 की कमाई पर ब्रेक लग सकता है और मौजूदा हालात में पुरानी अवतार की कमाई का रिकॉर्ड टूटना मुश्किल नजर आता है। इंसान वापस आ रहे हैं हमारा शिकार करने। अब प्लान क्या है? अगर यहाँ रहना है तो
इनकी सवारी सीखनी होगी। चलो चलते हैं। लेकिन इससे शानदार फिल्म की उपलब्धि कम नहीं हो जाती। अवतार के जरिए डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने पंडोरा नाम की जगह से दर्शकों को रूबरू करवाया था। इस साइंस फिक्शन फिल्म के सीक्वल अवतार 2 में पंडोरा में रहने वाले लोगों के आगे की कहानी को दिखाया गया है। मैं समझती हूँ। सभी मिलकर इंसानों से अपने शहर को बचाने में लगे हैं। अवतार 3, 4, 5 का ऐलान पहले ही जेम्स कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्में 2024, 2026 और 2028 में आएंगी। यानी इस साइंस फिक्शन का सफर लंबा चलने वाला है। जाहिर है मनोरंजन के इस अवतार की कई खेप दर्शकों के सामने आएंगी। उम्मीद यही कि अवतार के अगले शाहकार भी सिनेमा की दुनिया में अपनी चमक बिखेरते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ब्लैक पर्ल नाम से मशहूर महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया है। उनकी बेटी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। पेले कुछ समय से हॉस्पिटल में भर्ती थे और कैंसर से जूझ रहे थे। फुटबॉल की दुनिया में पेले को जो रुतबा हासिल है वो किसी और फुटबॉलर के पास नहीं। उनकी जादूगरी कुछ ऐसी थी कि फीफा ने उन्हें द ग्रेटेस्ट के खिताब से नवाजा था। फुटबॉल की दुनिया में सितारे की चमक कुछ ऐसी है कि आसमां में टिमटिमाते तारों को भी इनसे रश्क होता होगा। माता पिता ने नाम दिया था एडसन अरांतेस डो नेसिमेंटो और दुनिया ने कहा पेले, द ग्रेटेस्ट पेले। मैदान पर कदम रखते ही पेले ने दुनिया को अपने हुनर का इल्म कराया और कामयाबी का सफर शुरू हो गया। महज 16 साल की उम्र में पेले ब्राजील की नेशनल टीम में शामिल हो गए। इसके बाद तो इस सितारे ने ऐसे कारनामों को अंजाम दिया जो सिर्फ और सिर्फ पेले ही कर सकते थे। उन्होंने अपने करियर में कुल 1279 गोल दागे। अपनी टीम को 3 फीफा विश्व कप जिताने वाले वो दुनिया के इकलौते फुटबॉलर हैं। इसके अलावा पेले ने 6 ब्राजीलियाई लीग खिताब अपने नाम किए, 2 बार कोपा लिबर्टाडोरेस खिताब जीता। आखिरी वक्त में पेले कैंसर से जूझ रहे थे। उनकी बेटी केली क्रिस्टीना नेसिमेंटो ने पेले को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, हम जो कुछ भी हैं वह आपके बदौलत है। हम आपको बहुत प्यार करते हैं। रेस्ट इन पीस। फुटबॉल के इस बादशाह के दुनिया से रुखसत होने की खबर मिलते ही पूरी दुनिया में शोक की लहर छा गई। पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने इसे एक युग का अंत बताया। उन्होंने ट्वीट किया, कुछ खिलाड़ी अपनी छाप छोड़ते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। महान पेले की विरासत और उपलब्धियां आने वाली कई पीढ़ियां संजो कर रखेंगी। वहीं मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने ट्वीट किया, जब हम छोटे थे तब हमें पेले की महानता से परिचित करवाया गया। वो जादू ना कभी खत्म हुआ और ना होगा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और बिल क्लिंटन जैसी शख्सियत ने भी पेले को श्रद्धांजलि दी है। जाहिर है पेले के चाहने वालों की कमी नहीं। भले ही फुटबॉल के इस जादूगर ने दुनिया छोड़ दी हो, लेकिन इसकी चमक कभी कम नहीं होगी, क्योंकि पेले फुटबॉल के दीवानों को जो सौगात देकर गए हैं उसे भुला पाना नामुमकिन है। लिहाजा जब भी कोई जुनूनी किक फुटबॉल को गोल पोस्ट की सैर कराएगी, पेले याद आएंगे। खिलाड़ियों का जोश, जुनून, जज्बा खेल के मैदान में हर पल पेले का एहसास कराएगा। अच्छी खबर, सच्ची खबर में फिलहाल इतना ही। अब आपसे नए वर्ष में मुलाकात होगी। नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।